हाँ जी, ये देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो पाठ के अंदर प्रश्न होते हैं वो 1.6 का प्रश्न है और हेनरी के नियम पर आधारित। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस। सड़े अंडा सूखे सूंघे हो? थोड़ा सड़ा के सूंघ लेना। जैसा वो महकेगा वैसे महकने वाली गैस कौन है? H2S। महकेगा नहीं, बदबू देगा। ठीक है, सड़े अंडे जैसे, वो हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता, STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप और दाब पर विलेयता 0.195 M है। कैपिटल M को किससे दर्शाते हैं? मोलरता है ये मोलरता के लिए बताइए। तो हेनरी स्थिरांक की क्या करना है? गणना। हेनरी स्थिरांक का मान क्या होगा? स्मॉल एम से दर्शाते हैं। मोलरता को स्मॉल एम से और मोलरता को कैपिटल एम से। ठीक है, दोनों यम ही हैं, एक बड़का है एक छोटका है। अब देखो STP पर H2S गैस का दाब, तो जब स्टैंडर्ड दाब की बात करते हैं तो वो क्या माना जाता है? 1 ATM। कहीं पर 1 ATM लिखा है? नहीं लिखा। एक ATM लिखा है इसमें? नहीं लिखा। पर आपको खुद समझना है कि ये स्टैंडर्ड प्रेशर जब होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 ATM होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कुछ चीज़ें इसमें से देखते हैं, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर H2S की विलेयता देखो कितनी है? 0.195 M, ये उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर 1 लीटर जल में विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करना है ना? जल में जल के मोल ऐसा है, तो 1 लीटर का मतलब कितना हो गया? 1000। और ये जल का अणुभार होता है। यदि आप ऐसे करोगे क्या, H2O, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। एक हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, मोलर द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 है तो कितना हो गया? 2। और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इस तरह से कितना बन जाता है? 18। इसलिए यहाँ पर 18 आ गया। ठीक है, ये 55.5 मोल होता है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये खाली स्थान में भरने के लिए भी आता है ना, कि जल की मोलरता का मान कितना होता है। तो जल की मोलरता का मान कितना होता है? 55.5। याद कर लो, उसको निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, H2S के जो मोल हैं वो कितने हैं? 0.195 मोल। ये जो विलेयता है ना, वही मोलों की संख्या भी कहला जाएगी, सेम। ठीक है, अब H2S का मोल अंश निकालेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, मोल अंश का सूत्र क्या होता है? यदि मैं निकालूं X2 विलेय का मोल अंश, तो ये होता है N2 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 और प्लस क्या हो जाएगा? N2। समझ में आ गया? यहाँ पर ये जो है ये N1 कहलाएगा, ये जो है ये क्या कहलाएगा? N2 कहलाएगा। मोल अंश मुझे निकालना है। अब मोल अंश निकालने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो हेनरी का नियम है वह यही कहता है कि किसी विलायक में विलेय गैस का द्रव्यमान जो है उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब तक मोल अंश नहीं निकालेंगे तब तक तो हेनरी का नियम ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो इस सूत्र में मैं लिख दिया हूँ, x लिख दो या x2 लिख दो, बात उतनी ही है। चाहो तो x2 भी लिख सकते हो, x2 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर सूत्र में क्या है? N2 का मान कितना है? 0.195। तो 0.195 लिख दिया। बटे में देखो क्या होता है? N1 प्लस N2। तो N1 का मान कितना है? 55.5 और N2 का मान कितना है? 0.195। अब देखो इसको जोड़ करके और इसमें भाग करोगे। ठीक है, ये 3.51 गुणे 10 की घात -3 आ जाएगा, भी भाग करके देख लेना, है ना। अब यहाँ हेनरी के नियम से क्या होता है? P बराबर KH इंटू एक्स होता है ना। P का मतलब ये है दाब, KH का मतलब है हेनरी का नियतांक
और x का मतलब है मोल अंश, ये जो आप x2 निकाले हो। ठीक है, अब इस सूत्र में सारी चीज़ों को हम रख देंगे। हमको निकालना है हेनरी का नियतांक, तो सूत्र क्या बनेगा, KH बराबर P/x बन जाएगा। तो ये मैं लिख दिया P/x। P का मान आप लिखे थे 1 ATM, क्या लिखे थे 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। x का मान इतना आ गया 3.5 × 10⁻³ ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, इसमें भाग कर दोगे। अच्छा, भाग करने में मुझे लग रहा है थोड़ा मुंह बना रहे थे कि कैसे कैसे करेंगे। गुणा करते हो तो वहाँ सोचते हो कैसे कैसे करेंगे। इसको बता देता हूँ। जैसे भाग करने का तरीका समझो, ये दिया है 1/3.51 और गुणे 10 की घात क्या है -3, ऐसे ना है। अब यहाँ से गाड़ी लटक जाती है कि अब इसके आगे मैं क्या करूँ, कैसे करना है, ये समझ में नहीं आता है। तो देखो, सबसे पहले तो इस 10 को ऊपर भेज दो, है ना। तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ और नीचे क्या बचा 3 मैं एक काम करूं, इसका दशमलव भी हटा दूं तो समझ में आ जाएगा। तो मैं 1 लिख देता हूं, 2 ठो शून्य लिख दिया और ये 300 सीधे क्या लिख दिया 51, 351 समझ में आया। एक मेरे पास था, 2 अंक यहाँ पर दशमलव के बाद है, तो 2 ठो हम शून्य उतार देंगे तो नीचे का दशमलव क्या हो जाता है, हट जाता है। अब आपको भाग करने के लिए पहले ये बनाना पड़ता है कि जो ऊपर की संख्या है वो नीचे वाले से बड़ी होनी चाहिए। तो ये है 351, ये 100 है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो 100 इससे उधार ले लो, वो 10, तो कितना हो जाएगा 100, ये मेरे पास पहले था, 1 शून्य ले लेता हूँ, ये हो गया 351 और गुणे अब 10 की घात क्या बचेगा 2, एक ठो शून्य ले लिए ना इसका। अब ये 1000 में 351 का भाग कर सकते हो। भाग करने का तरीका यही है ना। सोचते रह जाओगे यदि ऐसे यार कठिन है छोड़ो, और नहीं यदि लिख के चालू कर दोगे तो आने लगेगा वो। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये 351 है। यदि मैं इसको 3 बार भी करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो 3 × 9 3 × 5 15, 3 × 9 10, ज़्यादा हो रहा है। तो आप इसको कितनी बार करोगे 2 बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 3 6 1 7, और इसको घटा लोगे। इसी तरह से हल करते जाओगे तो लगभग कितना आ जाएगा 2.85, और 10 की घात 2 तो है ही, तो ये हो गया 10 की घात 2। तो ये इतना एटीएम जो है उसका मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं दशमलव हटा दिया ना, तो 100 का गुणा करोगे तो यदि दशमलव हटा के लिखना हो तो इतना लिख सकते हो, दशमलव लगा के लिख दोगे इतना। 10 की घात 2 है तो 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो हेनरी नियतांक का मान इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। तो अब इस सवाल को करना कैसे था थोड़ा सा समझ लेना, एक बार करके इसको देखना तब पता चलेगा। अब इसका 1.7 वाला प्रश्न देखते हैं। लगभग इसी तरह का प्रश्न है ना। देखो प्रश्न क्या है, 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 × 10⁸ पास्कल है। ठीक है, इतना मान दिया है हेनरी नियतांक का। 500 ml सोडा जल 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। माने उस पानी में सोडा मिलाया गया है, सोडा वाला पानी दाब लगा करके, है ना। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की क्या करना है, गणना है, कितनी गैस उसमें घुली होगी। जब गैस भी घुलने का काम आए माने सीधे हेनरी का नियम लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हेनरी का नियम तो ये जानते हैं, P = KH गुणे क्या है X। इस बार मुझे क्या निकालना है, X निकालना है। मुझे P भी दिया है, KH भी दिया है। वो पूछता है CO2 कितना घुला हुआ है, तो ये CO2 माने गैस की मोल अंश है, CO2 गैस का, तो मुझे क्या निकालना है X। तो बताओ CO2 के मोल अंश का सूत्र माने X का सूत्र क्या बनेगा P/KH। अब पता करते हैं P कितना है, KH कितना है। ठीक है, तो ये दिया है 2.5 ATM, तो 2.5 ATM को हम पास्कल में बदलेंगे। ये 2.5 लिखा,
ये जो एक एटीएम का मान होता है, इसको याद रखना, एक एटीएम बराबर होता है 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो ये जो पूरा है ये एक एटीएम का मान है। यदि आपको ये 1.013 न आए तो सीधे 10 की घात 5 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, वो मान लगभग उतना ही कहलाता है। ठीक, अब इसमें गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद इस तरह से ये मान आ जाएगा, ये पास्कल में आ गया। ठीक है, ये क्या मुझे मिल गया, P। क्या मिल गया, P। अब इसमें मान रख देते हैं, क्या है, P अपॉन KH। P का मान ये वाला आया है ना, ये वाला P का मान रख दिया, KH का मान ये दिया है, ये है ना, तो इसके बटे में किसका मान रख दिया, KH का मान रख दिया। तो इसको हल करेंगे, भाग करेंगे, तो ये लगभग 1.5 गुणे 10 की घात -3 आएगा। फिर यहाँ से फंस जाते हो कि कैसे आएगा, पिछली बार तो नहीं बताया था। यहाँ तक तो ठीक है, मान रख दिए हैं, बदल दिए हैं, जहाँ गुणा भाग आ गया वहाँ फंस जाओगे। तो एक काम करना, इसमें दशमलव के कितने अंक हैं, दशमलव के बाद इसमें भी दशमलव के 2 अंक ले लो, तो ये कितना बन जाएगा, 253। दशमलव हटा देता हूँ, इसमें भी 2 अंक ले रहा हूँ, इसमें भी 2 अंक ले रहा हूँ, तो यदि बराबर दशमलव हो तो दशमलव हट जाता है। बटे में कितना हो जाएगा, 167। बटे में है 1.67। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप इतना देखो, 253 देखो और 167 देखो। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दोनों का दशमलव हटा सकते हो बराबर हो। तो 253 बटे कितना हो गया, 167। ऊपर कितना है, 10 की घात 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुणे 10 की घात 5। नीचे कितना है, 10 की घात 8, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब 253 में 167 का भाग तो करना ही पड़ेगा, जब ये सरल हो गया तब भाग कर लोगे। भाग कर लोगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 1.52, और ये -8 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया मोल अंश। क्या आया है, मोल अंश। लेकिन हमको मात्रा चाहिए ग्राम में, किस में चाहिए, ग्राम में। तो थोड़ा सा आगे और हल करते हैं। 500 ml जल का द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम ही होता है ना। जितना माने 1000 लीटर पानी है तो उसका वजन निकालेंगे तो 1 किलोग्राम पानी निकलेगा। बाकी में कुछ अलग होता है, जैसे मान लो 1 किलोग्राम तेल वो 1 लीटर तेल है और उसको तौलोगे तो 750 ग्राम निकलेगा या 850 ग्राम निकलेगा। तौल उसकी कम होती है, आयतन ज़्यादा होता है। लेकिन पानी में ऐसा आयतन और द्रव्यमान लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जल का मोल निकालना है तो ये 500 ml में घुला है, तो 500 बटे कितना हो गया, 18। भाग करोगे 27.78 आ जाएगा। वैसे जो 55.5 है उसी का आधा कर दोगे, ठीक है, आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो NCO2 निकालना है तो X का गुणे ये NH2O हो गया। ये कैसे आ गया, थोड़ा सा देखना। वही सूत्र है जो आप X बराबर निकालते हो, X2 बराबर क्या होता है, N2 अपॉन N प्लस क्या हो गया, N2। पर यदि N2 का मान कम हो तो इसको छोड़ सकते हो, तो N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1। बहुत कम हो तनु विलयन के लिए N2 का मान क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो अब देखना ये सूत्र, X2 की जगह क्या लिखा है, X, N2 की जगह माने NCO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या, ये N1 लिखा है माने जल के मोलों की संख्या। अब इनका मान रख देते हैं, तो यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहीं पर मैं सीधे निकाल देता हूँ। मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर ये निकालना है, क्या निकालना है, CO2। किसका निकालना है, CO2 का। तो H2O को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा। सूत्र क्या बनेगा, NCO2 बराबर X NH2O। यदि आपको H2O नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट N1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, N1। अब इसमें गुणा करता हूँ, X का मान कितना आया था, ये ऊपर निकाले हो, ये हो गया। H2O का मान कितना आया है, 27.78। गुणा कर दोगे तो ये इतने मोल उसका मान आ जाएगा। ठीक है, मोल आ गया।
अब मोल का द्रव्यमान में बदलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 44। कैसे 44 हो गया यार, CO2 तो 16 दूनी कितना हो गया 32, और कार्बन का कितना होता है 12, तो इस तरह से ये 44 हो जाता है। तो उसमें 1.86 ग्राम क्या घुली है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली। इस तरह का सवाल है।